कोई ऐसे टॉप 5 रीजंस है जिनकी वजह से हम डायबिटिक हो रहे हैं? पहला रीज़न है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा हमारा खान पान के अंदर परिवर्तन, तीसरा स्लीप का कम होना, चौथा है स्ट्रेस और पांचवा इनमें से कोई भी एक से ज़्यादा है तो उसकी वजह से संभावना बढ़ जाती है। वो ऐसे कौन से फूड्स हैं, 3-4 फूड जो हम अवॉइड कर सकते हैं डायबिटीज में? फूड अवॉइड करने के लिए कोई भी फूड जिसके अंदर कि आपका कैलोरी ज़्यादा हो, तो कैलोरी ज़्यादा आने वाली सबसे इम्पोर्टेंट फूड है आपका मिठाइयाँ, किसी भी तरह की मिठाई, वो सबसे ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। हमें पता है हमें शुगर है, डायबिटीज है, उसके बावजूद हम ये मानते नहीं है कि हमें डायबिटीज तो एक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। और दूसरा उसके बाद में कि आप कहीं भी जाते हैं, कोई मनवार करता है, कोई आपको रिक्वेस्ट करता है, तो आप उसको उस टाइम के लिए मान लेते हैं। ये अक्सर देखा गया कि बंदा मान लेता है कि यार चलो आज खा लेते हैं फिर नहीं खाएंगे, तो उसकी वजह से भी वो क्रम टूटता रहता है और उसकी वजह से नुकसान होता है। फ्रूट्स लेना ज़्यादा बेटर है या जूस? ऐसा कहा गया कि जब तक मुंह में दांत है फ्रूट्स खाने चाहिए। अगर डायबिटिक पेशेंट बाहर खाना खा रहा है तो क्या क्या चीज़ें अवॉइड करें? डायबिटिक पेशेंट बाहर खाना खा रहा है तो सबसे पहले अमाउंट कितना खाना उनको पता होगा, और दूसरा मिनिमम अमाउंट ऑफ स्वीट्स और नो स्वीट्स, और साथ साथ में उसमें नमक की मात्रा भी कंट्रोल रहे तो उससे होने वाले नुकसान से बच सके। उनके लिए चीट फूड की कोई गुंजाइश? वेल ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट मैं ये बोलूँगा कि आप महीने में एक दिन चीट डे रख लीजिए, दैट्स फाइन, बट नहीं कि उसको आप चीट डे रोज़ बना लें और रोज़ कहीं जाएं उसको इस्तेमाल करें। देश में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुका है, जबकि 13.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक करीब 31 करोड़ लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, जबकि 23 करोड़ लोगों को ओबेसिटी है। अब जिनको डायबिटीज हो चुका है या जो इसके घेरे में आने वाले हैं, वो लोग क्या करें, किस तरह से अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, कौन सी मेडिसिन लें, उनके लिए किस तरह से बचाव हो सकता है, जो लोग अभी तक इससे बचे हुए हैं वो कैसे अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, कैसे खुद को वो इससे बचाएं, इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज का ये पॉडकास्ट इसलिए खास होने वाला क्योंकि हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद हैं, और वो हैं डॉक्टर संजय कुमार बढाड़ा, जो एचओडी हैं, प्रोफेसर हैं, एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट PGI-MER चंडीगढ़। डॉक्टर संजय कुमार बढाड़ा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, डायबिटीज की हम बात करते हैं, शुगर आजकल एक बहुत कॉमन सा वर्ड है जो हमें सुनने में आता है। तो शुगर हमारी लाइफ में भले ही कम हो गई है पर ब्लड में खूब जमा हो रही है, इसका रीजन क्या है? वैसे तो शुगर लाइफ में कम नहीं हुई है, शुगर लाइफ में बहुत है, इसकी वजह से ब्लड में भी बहुत हो रही है। इसका रीज़न बहुत सारे हैं। इसका रीज़न सिंपल रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, मे बी आज के 60 साल पहले, 50 साल पहले, डायबिटीज़ को एक राज रोग बोलते थे। मैंने ये राजा महाराजा बड़े लोगों को होती थी, जो वेल्दी लोग होते थे उनको। पर आज की तारीख में डायबिटीज़ एक क्या हो गया है कि आम रोग हो गया है। आम रोग में हर एक आदमी को डायबिटीज़ है, वो क्योंकि आपका ट्रिब्यून का कोई भी दिन का अखबार बिना डायबिटीज़ कहीं कहीं आए हुए नहीं चल सकता है, तो ये आम रोग हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अचानक क्या चेंज आया कि ये राज रोग से आम रोग बन गया। हाँ, पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में ऐसे कौन से चेंजेस हमारे लाइफस्टाइल में हुए हैं? तो लाइफस्टाइल से पहले मैं एक बात करता हूँ कि डायबिटीज़ 2 वजह से होती है। पहली वजह होती है आपकी जेनेटिक प्रोपेंसिटी टू डेवलप डायबिटीज़, मतलब आपका जीन्स कैसे हैं। दूसरा जो होता है आपका एनवायरनमेंट कैसा है। तो अगर अपन देखेंगे कि जो मेजर चेंज आया लास्ट के 10 से 15 से 20 साल में, हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंज आ गया है, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पर उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीन्स जो है पहले भी डायबिटीज़ के लिए प्रीडिस्पोज थे। मीनिंग बाय दैट जो हम एशियन इंडियंस हैं वो डायबिटीज़ के लिए जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं। अब हुआ है क्या कि पिछले 15 से 20 सालों में खाने पीने का जो है फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया, प्रचुर मात्रा में हो गया, और साथ साथ में आपका फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गया। तो आप ये जानेंगे कि पहले भी जीन्स ख़राब थे, तो जीन्स तो हम बदल नहीं सकते हैं, वो सेम ही थे, लेकिन पिछले 15-20 साल के अंदर ये हो गया कि अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया। उसके अंदर ये कि खाना पीना बढ़ गया और एक्सरसाइज कम हो गया। इन दोनों चीज़ों का अल्टीमेट आउटकम हुआ कि आपका वज़न बढ़ गया, और जिसको हम आम भाषा में जैसे आप बता रहे थे कि ओबेसिटी, तो ओबेसिटी हो गया। ओबेसिटी एक तरह से मैं बोलूँगा कि माँ है इन सब बीमारियों की।
अगर किसी को ओबेसिटी है तो उनको डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है, उनको ब्लड प्रेशर का रिस्क ज़्यादा है, उनको लिपिड्स ख़राब होने का रिस्क ज़्यादा है। इवन कुछ स्टडीज़ कहती है कि उनको कुछ पर्टिकुलर टाइप के कैंसर होने का रिस्क भी ज़्यादा है। बहुत सारी बीमारियों की जड़ है ओबेसिटी। यस, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि ओबेसिटी एक माँ है, तो ये इसके चारों बच्चे हैं। तो जहाँ माँ जाएगी वहाँ साथ साथ बच्चे जाएंगे। ये अलग होगा, किसी को डायबिटीज़ पहले आ गया, किसी को ब्लड प्रेशर का बीमारी या हाइपरटेंशन पहले आ गया, और कभी कभी साथ भी आ सकता है। तो इसको अपने को रोकने के लिए बेसिकली अगर आप मुझे एक लाइन में बोलना चाहेंगे कि हम क्या कम करें, क्या कैसे कर सकते हैं, तो पहला लाइन में बोलूँगा आप अपना वज़न कंट्रोल करें। आप ये पूछ सकते हैं कि वज़न कितना होना चाहिए। आइडियल वेट कितना होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो एक आइडियल बॉडी वेट होता है आपका हाइट इन सेंटीमीटर -100। अगर आपका जितना हाइट है, सपोज किसी पर्सन का हाइट 170 सेंटीमीटर है, अगर उसमें से हम 100 सेंटीमीटर माइनस कर लें, 100 माइनस कर लें, तो जितना बचता है उतना आपका वज़न होना चाहिए। तो 170 सेंटीमीटर -100 इज इक्वल टू 70। तो जिसका लंबाई 170 सेंटीमीटर है उसका वज़न 70 किलो होना चाहिए। तो ये बहुत इजी है, कोई भी इजीली कैलकुलेट कर सकता है। अगर उनको पता है कि उनका वज़न ज़्यादा है तो उसको उसके लिए कम करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि उनको ओबेसिटी कम होगी तो उसके होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। डॉक्टर, जैसे हम बहुत से टेस्ट करवाते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हमें शुगर है, तो हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो क्या अगर शुगर लेवल बढ़ा है तो क्या हम डायबिटीज हो गया है, हमें डायबिटिक हो गए हैं? बेसिकली डायबिटीज़ का डायग्नोसिस का बेसिस ही ब्लड में शुगर का लेवल है, कि एक शुगर का पर्टिकुलर लेवल बताया है कि जैसे भूखे पेट अगर आपका ब्लड ग्लूकोज 126 से ज़्यादा है, खाना खाने के बाद में अगर आपका ब्लड ग्लूकोज 200 से ज़्यादा है, तो उस केस को हम बोलते हैं डायबिटीज़ है। पर जनरली क्या करते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए जनरली एक रीडिंग पे नहीं बोलते हैं, या तो दोनों रीडिंग होनी चाहिए या एक ही रीडिंग हो तो 2 बार होनी चाहिए। जैसे भूखे पेट वाला शुगर आपका 126 से ज़्यादा 2 बार है तो हम बोलेंगे कि आपको डायबिटीज़ है। ये आपका खाने के बाद का शुगर 2 बार 200 से ज़्यादा है तो भी हम बोलेंगे आपको डायबिटीज़ है। या हम बोलेंगे कि भूखे पेट का शुगर 126 से ज़्यादा और खाने के बाद का शुगर 200 से ज़्यादा है तो भी हम बोलेंगे इनको डायबिटीज़ है। तो ये डायबिटीज़ के ब्लड ग्लूकोज के क्राइटेरिया, और ये डायबिटीज़ ब्लड ग्लूकोज के बेसिस पे ही डायग्नोस किया जाता है, इसका और कोई अलग से तरीका नहीं है। जी, तो जिनको शुगर हो चुका है, डायबिटिक जो हो चुके हैं, तो वो कौन से मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो उन्हें इससे ठीक कर सकते हैं, मतलब अपनी लाइफ में वो बदलाव कर सकते कभी हैं? कभी हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ का दूसरा नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर डिसिप्लिन है तो पहले डायबिटीज़ होने का ख़तरा कम हो जाएगा, और कभी गलती से हो भी गया तो उसका कंट्रोल बहुत इजी होता है। तो लाइफस्टाइल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना खान पान को नियंत्रित रखना है। खान पान को नियंत्रित रखने के लिए मैं बोलूँगा कि आपको हेल्दी फूड को प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर आप बोलेंगे हेल्दी फूड क्या है, हेल्दी फूड की क्या है, कैटेगरी क्राइटेरिया तो मैं क्या हेल्दी है? फूड के लिए आपको बोलूँगा कि ऐसे फल सब्जियाँ खानी चाहिए जिनसे आपका ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ता है। तो सब्जियों से तो किसी भी सब्जी से जनरली ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ता है, कुछ एक सब्जियां जो जमीकंद वगैरह होते हैं उनके अंदर होता है, पर उनसे भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नेचुरल फूड जो हैं हमारे, वो कौन से हैं जो फायदा देते हैं, हमें खाने चाहिए जिससे डायबिटीज ना हो? नेचुरल फूड्स के अंदर है कि कोई भी फूड इन जनरल मीठे नहीं होना चाहिए। तो वो जो भी अगर आप खुद बना रहे हैं उसमें तो आप मीठा डालने के लिए, बनाने के लिए मिठाई चीनी या गुड़ कुछ डालेंगे, और जो नेचुरल है उसमें कोई बहुत मीठे फ्रूट्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको अंगूर डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए हम मना करते हैं, या फिर हम चीकू के लिए मना करते हैं, क्योंकि या फिर बहुत पका हुआ मैंगो है उसके लिए मना करते हैं, बिकॉज कहते हैं इनका खाने से ग्लूकोज का लेवल अचानक तेज़ी से बढ़ता है। तो ये 3 फ्रूट्स जो है जनरली अवॉइड करना चाहिए। बाकी कोई भी फ्रूट दिन में एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार खाने चाहिए, और हर बार 100 से 200 ग्राम के बीच में फ्रूट खाना चाहिए। जी, अब हम अगर बात करें कि हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं,
फिर हम बात करते हैं स्ट्रेस हो गया, इस वजह से शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गई। इसके अलावा भी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो रहा है या ओबेसिटी हो रही है या हाइपरटेंशन के हम पेशेंट बनते जा रहे हैं? जो चंडीगढ़ का जो मौसम है उसमें या तो बारिश बहुत होती है या ठंड बहुत होता है या गर्मी बहुत होती है। तो आपका जो एक्सरसाइज का जो सिस्टम है उसको आपको मौसम के हिसाब से चूज करना चाहिए, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। सपोज आप बरसात के मौसम में आप रोज़ घूमने जाते हैं, तो अगर बरसात के मौसम में आप घूमने रोज़ नहीं जा पाएंगे क्योंकि सुबह सुबह बरसात हो रही है, आपकी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। ऐसे ही ठंड के मौसम के अंदर बहुत फॉग रहता है, और आपने सुना भी होगा कि कभी कभी लोग सुबह सुबह फॉग के अंदर वॉक के लिए निकल जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद बहुत गर्मी होती है तो आप ओब्वियसली गर्मी के अंदर नहीं निकल पाते, तो उस टाइम में आप कोई स्विमिंग या ऐसा कोई स्पोर्ट्स या ऐसा कोई चीज़ कर सकते हैं, इंडोर गेम्स कर सकते हैं। गर्मी के अंदर आप या फोक के मौसम में आपको इंडोर गेम, बैडमिंटन, ऐसे कुछ जो यंग लोग वो कर सकते हैं। नहीं तो आई थिंक अभी करंटली हम सब लोग योगा के लिए मोटिवेटेड हैं, तो ये बहुत अच्छा है, आप घर पे योगा कहीं भी कर सकते हैं, और वो दैट इज़ वन ऑफ द गुड kind of exercise that will be very very useful for any age, either you are young or you are old, or yoga will help in multiple ways. It is a kind of exercise also, it is kind of relaxation technique also, so it will be very useful. So you have to choose your exercise pattern according to that. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि अक्सर मैंने देखा कि चंडीगढ़ के पार्क के अंदर जब घूमने निकलते हैं सुबह शाम तो महिलाएं बहुत कम होती है, पुरुष ही ज़्यादा होते हैं, और महिलाओं में ही और ओबेसिटी इसी की ज़्यादा वजह है, से महिलाओं के अंदर ओबेसिटी का प्रेवलेंस थोड़ा तेजी से बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। ये भी एक कारण है, क्योंकि आदमी लोग वॉक के लिए निकल जाते हैं, अपना एनर्जी खर्च करते हैं, महिलाएं जनरली घर पे रहती, घर का घर के काम करती, कामकाज उसमें में बिजी बिजी हो। रहती हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों जनों को साथ में वॉक करना चाहिए। ऐसा कुछ सिस्टम करो कि उसमें दो फायदे होंगे। इसमें एक तो रेगुलरिटी बनी रहेगी, या आप एक ग्रुप बना करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आपको लगेगा कि यार उस फ्रेंड नहीं आया तो उसको बुलाओ, यार क्यों नहीं आया। आपने देखा होगा, ये मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी, अगर आप इस तरह का ग्रुप बना के कोई काम करते तो उसको सक्सेस होने का पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती। ग्रुप का मतलब ऐसे नहीं आप कोई 20 लोगों को इकट्ठा करें, बट एटलीस्ट यू कैन हैव 2 3 4 पीपल, तो उसमें एक आपका एक्सरसाइज का रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये पूछ सकते हैं एक्सरसाइज कितनी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट सवाल है। जनरली हमारी बुक्स लगती है कि आप 30 to 40 मिनट्स का वॉक या एक्सरसाइज हर रोज़ करना चाहिए, हफ्ते में 5 से 7 दिन। पर मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं या जो हम इंडियंस हैं, हमारा जेनेटिकली वी आर नॉट दैट गुड, मीन्स वी आर प्री डिस्पोज फॉर द डायबिटीज़। तो इसलिए हम लोगों के लिए कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए। और 1 घंटा रोज़ एक्सरसाइज के बारे में हम बहुत सारे पेशेंट्स को बताते हैं, वो बोलते हैं सर हम करते हैं। मैंने पूछता हूँ आप कैसे पक्का करते हो कि आप करते हो? बोला सब जाते हैं, ऑलमोस्ट चले जाते हैं। मतलब जब वो कोई पर्सन बोलता है कि ऑलमोस्ट चले जाते हैं, इसका मतलब कभी कभी जा रहे हैं। तो उसका मैंने एक तरीका बताता हूँ कि सबके घर पे टेबल कैलेंडर होता है। आप जिस दिन एक्सरसाइज करके आएंगे टेबल कैलेंडर पे अपना निशान लगाइए, और वो कैलेंडर खुद देखिए कि आज एक हफ्ते में आप कितने दिन एक्सरसाइज करें, कितने दिन आपने मिस किया है। कितने दिन मिस किया। तो वो एक खुद का रीएनफोर्समेंट, खुद का अपना असेसमेंट, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपको डिसिप्लिन लाइफ आप जिएंगे तो ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बेनिफिट हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने डाइट की बात कर ली, एक्सरसाइज की बात कर ली, फिजिकल एक्टिविटीज़ की भी बात हो गई, तो अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट भी इसमें काम करता है, इस तरह की बीमारियों में, हाइपरटेंशन हो गया या हमारा डायबिटीज़ ही हो गया, तो एनवायरनमेंट किस तरह से वर्क करता है या इसमें? एनवायरनमेंट, बेसिकली एनवायरनमेंट का अगर सिंपल टर्म्स में हम पढ़ें तो कि जो भी चीज़ आपके सराउंडिंग में, दैट इज़ एनवायरनमेंट। कुछ भी चीज़ है, सपोज एनवायरनमेंट का मतलब पोल्यूशन है, पोल्यूशन कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ पोल्यूशन है, वो टॉक्सिक भी है। ठीक नहीं है। कुछ आपके खान पान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही है जो एडल्ट्रेशन हो रहा है, और उस एडल्ट्रेशन से भी डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाता है। ऐसा ऑलरेडी काफ़ी स्टडीज़ हैं कि आपके टॉक्सिन्स हैं वो आपके फूड के अंदर है, आपके पानी के अंदर है, तो उससे डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाता है। फिर एक एनवायरनमेंट में एक ह्यूमन एनवायरनमेंट भी होता है। आप जिस एरिया में काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, वहाँ जिस का माहौल वहाँ कैसा का है? माहौल कैसा है, इज़ ए स्ट्रेसफुल लाइफ, तो उसकी वजह से भी आपका एक रिस्क बढ़ जाता है। टॉक्सिक बातें, थॉट्स, ये सब भी काम या करता दैट है। इज़ ऑल्सो ए हार्मफुल। और इसके लिए देखा गया जिन लोगों को
दिमागी रूप से जिनको प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा मैं, एक पर्सनैलिटी होता है कि कुछ लोग एंग्शियस होते हैं। जो एंग्शियस लोग होते हैं उन लोगों को भी डायबिटीज़ के होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये मैंने आपको ब्रीफली और मोटा मोटा बताने का कोशिश करा है कि क्यों डायबिटीज़ होता है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एक सोशल चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायबिटीज़ के लिए। जनरली हमारा एक ट्रेंड होता है कि हम खुशी के मौके पे हम कुछ गिफ्ट देते हैं और स्वीट्स देते हैं। हाँ, तो गिफ्ट में सब लोगों को इजी लगता है कि हम मिठाई का एक पैकेट दे दें। तो पुराना ट्रेडिशन था, जब मिठाइयाँ ज़्यादा नहीं होती थी तो इट वाज वेरी गुड, बट नाउ ए डेज मिठाइयाँ हर रोज़ अवेलेबल होती है। तो जब आप बार बार गिफ्ट के रूप में मिठाई का डिब्बा या मिठाई देते हैं, और रिश्तों में हम शुगर भर रहे हैं। हाँ, रिश्तों में हम शुगर भर रहे हैं, उसकी वजह से आपके शरीर में शुगर बढ़ने का गुंजाइश Chances ज़्यादा हो जाता ज़्यादा है। हो जाते हैं। और सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे तो आपको मैं बोलूँगा कि आप बोले एक बर्फ़ी का पीस खाते हैं तो आप एक रोटी खा लिया उसके बराबर है या उससे भी ज़्यादा है। तो अगर आप बोलेंगे कि मैं तो रोटी तो 2 ही खाता हूँ, लेकिन आपने अगर 2 बर्फ़ी के पीस खा लिए तो आपने तो 4 रोटी ऑलरेडी खा चुके हैं। तो ये कहने का मतलब है कि हमारा डे टू डे लाइफ के अंदर इन सारी चीज़ों की मात्रा भी हमें थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए या माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो उसका आपको पता होना चाहिए, इसका आउटकम क्या हो सकता है। तो हम ये नहीं कहेंगे आप पूरा हर चीज़ सब कुछ बंद कर दो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप हाँ, एक तो फिर उसको भी लिमिट कर सकते हैं हाँ, और डेज में लिमिट कर सकते हैं। जी। कौन से फूड हैं जो हाँ, फूड आइटम्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जैसे शुगर के मतलब अलावा? कोई भी चीज़ जो कि कैलोरी डेंस है, जिसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होता है। तो आम पब्लिक के लिए कैलोरी किस में ज़्यादा होगा? जिसमें शुगर होगा और जिसके अंदर ऑयल या जिसके अंदर फैट होगा। उससे जो भी चीज़ बनेगी उसकी कैलोरी ज़्यादा होगी। और तो जैसे आप मिठाई, ऑब्वियसली मिठाई में या तो चीनी होगा या गुड़ होगा और या तो उसमें आपका देशी घी होगा या वनस्पति घी होगा या ऑयल होगा। तो अब ये किस तरह सब का ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं जनरली एक सेंटेंस यूज़ करता हूँ, ऑयल ऑफ द सॉयल। ऑयल ऑफ द सॉइल। सपोज मैं आज बोलता हूँ केरला में रहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ केरला वालों को तुम मस्टर्ड ऑयल खाओ, नॉट गुड, मे नॉट बी गुड फॉर देम। अगर चंडीगढ़ में कोई रहता है उसको बोलूँ मैं तुम कोकोनट ऑयल खाओ, तो दैट मे नॉट बी ऑल्सो एप्लीकेबल हियर। सो द बेस्ट इज़ दैट ऑयल ऑफ द सॉइल, जहाँ पे जो पैदा होता है वो उसके लिए अच्छा है और प्रोबेबली नेचर ने भी वो उसी तरह से चीज़ें डिज़ाइन करी है। मसलन यहाँ सरसों का तेल ज़्यादा हाँ, होता है तो अगर आप यहाँ के लिए बात करेंगे तो मैं ये बोलूँगा कि सरसों का ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल का कॉम्बिनेशन, जी, दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू हैव। अब आप बोल सकते हैं दोनों कैसे कर सकते हैं? आप किचन में दोनों बोतल रख लीजिए। एक आप हरी सब्जी बना रहे हैं उसके अंदर आप एक ऑयल यूज़ कर लीजिए, दाल या बना रहे हैं उसमें आप दूसरा ऑयल यूज़ कर लीजिए, या आप एक ही सब्जी बना रहे हैं तो सुबह एक यूज़ कर लीजिए, शाम को दूसरा यूज़ कर लीजिए। सो दैट विल बी ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल कि आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि टाइप ऑफ ऑयल तो इम्पोर्टेंट है, बट अमाउंट ऑफ ऑयल उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अमाउंट ऑफ ऑयल कितना ले रहे हैं। सपोज आप घर के अंदर 4 लोग हैं और आप 2-3 किलो ऑयल ले रहे हैं पर महीने का, तो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी हाई इन अमाउंट। तो उतना नहीं, आप उसको पहले रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और आजकल तो इजी भी है कि आपको ऑयल की एक बोतल मिलती है कि आपको पता है कि 1 लीटर ऑयल का हमें पूरा महीना चलाना है। तो कैसे चलेगा कि भाई उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें स्प्रेड कर सकते हैं कि भाई हम इतने दिन में इतना यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही बटर है तो उसका भी रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ऐसे ही चीनी है, उसका भी अमाउंट मतलब एक्सेसिव नहीं होना चाहिए कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। बिकॉज ख़ास बात ये होगी आजकल खाने पीने की चीज़ें, मैं बोलता हूँ 70 से 80% लोग हमारे हिंदुस्तान में अफोर्ड कर सकते हैं। जी। तो उनको अमाउंट का, पैसे का कोई इशू नहीं है, बट हमें उसमें ये सोचना है कि हमारा अगर हम चीज़ें जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, तो उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, क्या कोविड के बाद में ये केसेस बढ़े हैं हम लोगों में? ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि कोविड के बाद केसेस बढ़े, बट ऐसा देखा गया कि हमने भी एक स्टडी किया, उसमें पाया कि कोविड के बाद में कुछ लोगों को डायबिटीज़ हुआ है, बट ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। इसका रीज़न ये है कि वैसे भी लोगों को डायबिटीज़ होता है, वैसे भी ये कॉमन बीमारी है, कोविड भी कॉमन बीमारी है। जब 2 बीमारियां कॉमन थी
तो कहना मुश्किल ही है इसकी इन्फेक्शन की वजह से ही इसकी हुआ है। वजह से हो रही है, वैसे होने वाली थी जी। या बट जिनको कोविड हुआ बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड लेना पड़ा। तो हमें पता है कि स्टेरॉइड एक ऐसा दवाई है, उसकी वजह से डायबिटीज़ का गुंजाइश काफ़ी बढ़ जाता हाई है, है। हट जाता है। अभी हम अगर बात करें कि इंडियन पेरेंटिंग है, इंडियन पेरेंटिंग में हम ऐसा कहाँ लैक कर रहे हैं, कहाँ हमें कमी है कि हमारे बच्चे भी ओबीज हो गए हैं। इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। माँ का जो दूध बच्चा पीता है पहले साल तक, जी। उसमें तो चीनी नहीं होती है। जी। तो बच्चे का चीनी का बिल्कुल टेस्ट नहीं होता है कि चीनी कैसी होती है, उसको पता नहीं है। जी। लेकिन प्रोबेबली हम लोग बच्चे में एक हैबिट इनकलकेट कर देते हैं कि उसको दूध के अंदर चीनी मिला के देना शुरू कर देते हैं। तो पहले जब मदर का दूध पी रहा था उसमें तो चीनी नहीं था, फिर भी बच्चा पी रहा था। हम उसको अच्छा बनाने के लिए उसमें हमने वो चीनी टेस्ट टेस्ट उसका। डेवलप कर दिया। अगर आप बचपन से बच्चे को चीनी का आदत ही नहीं डालेंगे तो आई एम श्योर वो उसको कभी आदत ही नहीं पड़ेगी, उसको चीनी लेने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये चीनी की मात्रा उस तरह से आप कम, आदत ही नहीं होना चाहिए बचपन से ही, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और मे बी प्रेफरेबली वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ शुगर सम अदर स्वीट थिंग्स दैट कैन बी यूजफुल। फॉर एग्जाम्पल आप शेक बनाते हैं, बनाना शेक बनाते हैं, आप चीनी मिलाने की जगह आप उसके अंदर अंजीर मिला दीजिए, सो दैट विल बी बेनिफिशियल। कि आपने मीठा, जो वैसे तो बनाना मीठा होता है, नहीं भी मिलाएंगे तो अच्छा है, पर अगर मिलाना भी है तो आप उसके अंदर कोई ऐसा फ्रूट मिला दीजिए, कोई ऐसा आप ड्राई फ्रूट मिला दीजिए जिसमें जिससे नेचुरल आपको शुगर है। नेचुरल शुगर है, वो आपको मीठा भी हो जाएगा, टेस्ट भी। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो लोग मिठाई बनाते हैं हाँ, शुगर खजूर से मिठाई बनाते हैं। ओके ओके। तो उसमें खजूर मिला देते हैं, तो दैट इज हैविंग ए फाइबर, दैट इज हैविंग अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो, और आपका जो भी बना रहे हैं उसको मीठा भी कर देता है। तो मैं उसको अल्टरनेटिव, वो एक नेचुरल फूड है जो यस, बेनिफिशियल या है हम हमारे उसको लिए। अल्टरनेटिव यूज करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे लोगों को बतानी चाहिए और उनको अडॉप्ट भी करना चाहिए, अपने किचन में यूज कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें महंगी होती है डेफिनेटली, तो लेकिन अमाउंट कम करके उसको शुरुआत किया जा सकता है। हाँ, लेकिन दवाइयों से बचने के लिए, इलाज से बचने बिल्कुल। के लिए, और वो दूसरा महंगे ये भी इलाज है से कि बचने के लिए। किसी ने बोला है कि समझदार आदमी पैसा कमाने के लिए हेल्थ खराब नहीं करता है। क्या? समझदार आदमी पैसा कमाने के लिए हेल्थ खराब नहीं करता है, जो लेकिन बिना समझदार आदमी पैसे कमाने के लिए हेल्थ खराब करता है, और वो पैसा कमाया हुआ पैसा फिर हेल्थ ठीक करने के लिए देता है। तो क्यों नहीं हम पहले ऐसा करें कि हम हमारा हेल्थ ठीक रखने के लिए पैसे के पीछे भागने या ज़्यादा काम करने की बजाय हेल्थ पे पहले ध्यान दें। सो दैट विल बी एक्चुअली फेवर टू द नेशन, फेवर टू हिमसेल्फ, फेवर टू फैमिली, फेवर टू एवरीवन। तो इसलिए हमें हेल्थ के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आज की तारीख में हेल्थ पे ध्यान देने के लिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो करनी चाहिए, अपना खान पान नियंत्रित करें, कंट्रोल रखें, और अच्छे से एक्सरसाइज करें। जिस भी फॉर्म में आपको मौका मिले वो एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर ये दो मूल मंत्र अपन यूज़ करें और अपना बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट रखें, आइडियल बॉडी वेट रखेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और गलती से आ भी गई तो उसको कंट्रोल होने में भी बहुत अच्छा आसान रहता है। और बीइंग ए डॉक्टर मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो टाइम पे करते रहना चाहिए। टेस्ट कितने फ्रीक्वेंट करवाने चाहिए हमें? जनरली ऐसा बोला गया कि 30 साल की उम्र के बाद में साल में एक बार टेस्ट अपने करने चाहिए जो कॉमन डिजीज़ होती है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो उसको टाइम पे उसको इंटरवीन करके उससे हम होने से बच सकते हैं। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कुछ नहीं है, जैसे कि कोई भी बीमारी जो एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं फैलती है, वो दैट इज़ ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उसमें आपका डायबिटीज़ भी आता है, उसमें आपका हाइपरटेंशन भी आता है, उसमें आपका लिपिड्स का प्रॉब्लम भी आता है, उसमें कैंसर प्रॉब्लम्स भी आता है, उसमें आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी आता है, उसमें कार्डियक डिजीजेज भी आती है। ये सारे के सारे नॉन कम्युनिकेबल, मतलब एक आदमी से दूसरे को नहीं फैलता है। लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें ये वाली डिजीज है? उसके लिए हमें कौन से टेस्ट तो और कब कराने हैं? उसके लिए जो जनरली टेस्ट होते हैं सिंपल टेस्ट, जैसे ब्लड ग्लूकोज करना है तो डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर नापना आपका हाइपरटेंशन के लिए, लिपिड प्रोफाइल करना आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए, और कुछ एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो मैलिग्नेंसी के लिए है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करते हैं,
जैसे महिलाओं के अंदर एक पेप स्मीयर करते हैं ताकि उनका सर्वाइकल कैंसर वगैरह का प्रॉब्लम के लिए स्क्रीनिंग होता है, या हार्ट का प्रॉब्लम के लोग अपना टाइम पे ईसीजी और इको वगैरह कर सकते हैं, जिसका फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ का उनको आगे के नेक्स्ट टेस्ट भी कर सकते हैं ताकि उनसे आपका बचाव हो सके। रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए भी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। अगर कोई आपको सिम्टम हो या पहले कभी आपने ऐसी जगह काम किया जिससे कि आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने का चांस रहता है, लाइक आपने फैक्ट्री में कभी काम किया या आपको कोई सांस फूलने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन चीज़ के लिए आप स्क्रीन कर सकते हैं। बट जो 3-4 इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसमें आपका ब्लड ग्लूकोज है, आपका लिपिड प्रोफाइल है और आपकी किडनी के लिए आपका सीरम क्रिएटिनिन है, वो एक टेस्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल शुगर फ्री का कॉन्सेप्ट काफी चल रहा है, तो आप कितना रिकमेंड करते हैं कि शुगर फ्री जो है ये सही है या इससे वेल कुछ ऐसा फायदा है है? कि एक हिंदी में कहावत है या संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई भी चीज़ की अति खराब होती है। तो अगर आप शुगर फ्री ले रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट में लें। ऐसा नहीं कि लोग बाग, मैंने देखा कि शुगर फ्री की मिठाई बना के भी शुगर फ्री का मिठाई खा रहे हैं, तो वो उस हद तक नहीं जाना चाहिए। दिन में आप 1 से 2 सेशे आप जो भी अपनी चाय बनाती है उसमें ले सकते हैं, बट उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने का संभावना रहता है, तो उसका आप लिमिट में इस्तेमाल करें। आजकल प्रेग्नेंट महिलाओं के बीच में एक जो डायबिटीज है, गैस्ट्रिक उसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ गेस्टेशनल मेलाइटिस। तो डायबिटीज, ये काफ़ी कॉमन है एंड ऐसा देखा गया कि कुछ स्टडी में 30% लोगों को ये बीमारी आ रही, 30% प्रेग्नेंट महिलाओं को। तो ये इसके बाद ठीक हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद में हाँ, या? ये वैसे तो ये कहते हैं कि टेम्परेरी ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों को ये कंटिन्यू भी हो जाता है और कुछ लोगों को बाद में फिर से आ जाता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड ग्लूकोज चेक करना ज़रूरी है, ताकि अगर है तो आप टाइम पे इलाज ले सकते हैं। उससे आपको 2 फ़ायदे होंगे, मदर को कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और जो प्रेगनेंसी के अंदर जो फीटस जो हो रहा उस पे भी अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ा तो उसका भी असर हो जाता है। तो इसलिए दोनों को बचाव के लिए, मदर, जच्चा और बच्चा दोनों के बचाव के लिए आपको प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ का टेस्ट करना चाहिए। अगर है तो उसके लिए दवाई लेना चाहिए। और डिलीवरी के बाद भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ अपनी बहनों को और महिलाओं को, कि जनरली हिंदुस्तान में एक ट्रेंड है कि डिलीवरी के बाद में बहुत सारा हेवी खाना खिलाते हैं, जिसके घी अंदर वाला घी या वाला तला घी होता है, जिसके अंदर और कुछ होता है, मेवे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि पहले से ही प्रेगनेंसी के टाइम पे वज़न बढ़ा हुआ है, फिर आपको और ऐसा खाना खिलाए तो आपका वज़न और बढ़ने का संभावना रहता है, क्योंकि उस टाइम में फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो दोनों की वजह से और वज़न बढ़ जाता है और वज़न बढ़ने से जो पहले अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको कंटिन्यू होने का चांस होता है, और अगर नहीं है तो वज़न बढ़ने से उनको एक रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए वो जो डिलीवरी के बाद में जो एक अपना इंडियन सिस्टम में है कि खाना खिलाना चाहिए, प्रोबेबली वो उस टाइम पे अच्छा था, आज के 40 साल पहले, जबकि महिलाओं के न्यूट्रिशन का इतना ध्यान नहीं रखते थे इन जनरल, तो उन लोगों के उस टाइम पे अच्छा था कि ताकि उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहे। लेकिन आज के ज़माने में न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। और उसमें क्योंकि जनरली ऐसा देखा है काफ़ी घी खिलाते हैं, तो वो नुकसानदायक है, उसको नहीं करना चाहिए ताकि उसका बचाव हो सके। डॉक्टर साहब, डायबिटीज टाइप 2 जो डायबिटीज है ये रिवर्सेबल है क्या? या टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सेबल है इन द सेंस कि मैं आपको है भी सही नहीं भी है, दोनों चीज़ें हो सकती है। आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है भी सही नहीं भी का क्या मतलब? है भी सही का मतलब है कि आप डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। खत्म नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं, कंट्रोल कर सकते कंट्रोल हैं। अच्छे से कर सकते हो, वो तो नॉन है। लेकिन ख़त्म करने का मतलब है कि अगर आप अच्छा डाइट लेंगे, अपना वज़न कम कर लेंगे, तो आपका डायबिटीज़ एक बार ब्लड ग्लूकोज बेस लाइन पे चला जाएगा। लेकिन आप फिर से अगर आपका डिसिप्लिन ख़त्म हुआ, जैसे मैंने पहले बताया डायबिटीज़ का दूसरा नाम है डिसिप्लिन, अगर आपका डिसिप्लिन ख़राब हो गया फिर से आपको डायबिटीज़ आ जाएगा। तो रिवर्सिबिलिटी इज़ नॉट ए परमानेंट रिवर्सिबिलिटी, दैट इज़ नॉट ए काइंड ऑफ क्योर, बट आप ये कह सकते हैं कि हम इसको अपना बिना दवाई लिए ही हम इसको कंट्रोल कर लें, दैट इज़ ए काइंड ऑफ ए रिवर्सिबिलिटी। सर, आपने बहुत अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर की है। एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस हमारी ऑडियंस को दे दें कि वो अपने लाइफस्टाइल में क्या-क्या मेजर चेंजेस करें, किस तरह का अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और कब मेडिसिन लें, कब उन्हें ज़रूरत है या वो
सबसे पहले इसी पे फोकस करें कि हम अपनी डाइट और अपनी हैबिट्स को सुधारें? बिल्कुल, मैं यही बोलूँगा, अपनी हैबिट्स को सुधारें सबसे पहले, ठीक है? मैं राजस्थान का रहने वाला, राजस्थानी में एक कहावत है, पढ़िया स्वभाव जासी जीव सूं। मीन्स अगर आपको कोई हैबिट हो गई है, तो वो आप जब भी ख़त्म होगी जब आपकी डेथ होगी, तभी ख़त्म लाइफ होगी। लॉन्ग रहेगी। लाइफ लॉन्ग रहेगी। इसलिए आप अच्छी हैबिट्स बनाएंगे, वो आपको लाइफ लॉन्ग रहेगी, और उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है अच्छी हैबिट्स का। तो वो तो सबसे पहले ही करना है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर आप कोई 5 मंजिल बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? बेसमेंट बनाते हैं, नींव भरते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो डायबिटीज़ है, उसका पहला इलाज ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे तो कोई भी दवाई लेने के बावजूद भी आपका ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आएगा। तो सबसे पहले वो करना है, लाइफस्टाइल। नंबर 2, टाइम पे मॉनिटरिंग करना है कि आपका वज़न बढ़ तो नहीं रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा है, तो उसको रेगुलर चेक करना है। और तीसरी चीज़, अगर कोई भी चीज़ आती है उसका इमीडिएट तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके लिए इलाज लेना है, ताकि उससे होने वाले कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमसे बात करने के लिए, हमें इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप किस तरह के टॉपिक इस शो पर देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के साथ आपकी समस्याएं शेयर करने की और उन पर बात करने की, आपके लिए और अच्छी जानकारी लेकर आने की। धन्यवाद।